हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हम करेंगे कॉस्ट काउंटिंग में इंटेग्रल काउंटिंग की जनरल एंट्रीज। लास्ट वीडियो में हमने इसके काउंट्स और प्रिंसिपल्स किए थे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा और आपने अभी तक अकाउंट्स मेंटेन अंडर द इंटेग्रल सिस्टम एंड देयर प्रिंसिपल्स अगर आपने नहीं पढ़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको देखिए, बिकॉज ये जो जनरल एंट्रीज अब हम करेंगे उनके बेसिस पे ही हैं। बात हो रही थी इंटेग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, इंटेग्रल अकाउंटिंग और नॉन इंटेग्रल अकाउंटिंग, इंटेग्रल और नॉन इंटेग्रल की हमने जनरल एंट्रीज करनी है ना। वैसे तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो ये आ सकता है कि इंटेग्रल अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, पर मैं आपको दोनों की करा रहा हूँ, इंटेग्रल की भी और नॉन इंटेग्रल की भी। क्यों? क्योंकि आप अगर दोनों ध्यान से भी कर लो तो बेस्ट रहेगा। बिकॉज अगर आप इंटेग्रल में अभी कर रहे हो, नॉन इंटेग्रल की बाद में करोगे तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी दोनों में आपको क्लियरली डिफरेंस पता लग जाएगा कि दोनों एंट्रीज में क्या होता है। मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सो रूल्स भी इसके साथ में ध्यान याद रखना। रूल्स हैं जो इसके जनरल एंट्रीज के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके कॉलम्स बना सकते हैं, जैसे कि एक कॉलम में ट्रांजैक्शंस आएंगी, एक कॉलम में आएगा इंटेग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, एक कॉलम में आएगा नॉन इंटेग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। जो इंटेग्रल है उसमें तो नेचुरली क्योंकि एक बुक मेंटेन की जाती है तो सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा, पर नॉन इंटेग्रल के फर्दर दो कॉलम्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें हम एक फाइनेंशियल बुक में क्या एंट्री डालेगी और एक कॉस्ट अकाउंटिंग में उसकी क्या एंट्री डाली जाएगी, ये हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। देखो ट्रांजैक्शंस बहुत सारी हैं, वैसे इवेंट तो कितने भी हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। सेल परचेज उधार पे ले लिया, क्रेडिट पे ले लिया, ठीक है, परचेज क्रेडिट पे कर दिया, आधी अमाउंट कैश में ले लिया, आधी पैसों में ले ली, आधे बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स रिकवर हो गए, कंसाइनमेंट पे सामान सेल कर दिया। एंट्रीज ट्रांजेक्शन बहुत हो सकती हैं। हाँ, पेपर में आपको 10 15 12 ट्रांजेक्शन लिख दो बहुत है, ठीक है ना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है। उनकी रूल्स ध्यान से करो, ट्रांजेक्शन कितनी भी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ट्रांजैक्शन। मैं बता रहा हूँ आपको ट्रांजैक्शन क्या होगी। आप मटेरियल परचेज करके आ रहे हो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन यही है कि परचेज ऑफ मटेरियल। जब हम मटेरियल परचेज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में इसकी क्या एंट्री डालते हैं, अब आप सोचो इसकी, परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसको चाहे आप आगे फर्दर कैश पे भी कर सकते हो और क्रेडिट पे भी कर सकते हो। अगर आप कैश पे करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट पे करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिटर्स जो भी है, जो हमारा कैश अकाउंट है वो हमारा रियल अकाउंट है, और जो हमारे क्रेडिटर्स का अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर इस चीज को ध्यान में, ये रूल लिखो, रूल नंबर 1 ये है कि जब आप इंटेग्रल अकाउंटिंग बनाओगे, दोनों के इकट्ठे कंबाइंड बनाओगे, तो उसमें जब आप एंट्री डालते हो तो जो उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट के खर्चे ही रिकॉर्ड की जाएंगे। उसमें जो रियल और फाइनेंशियल रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है उनमें ये शायद चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। अब जो कॉस्ट काउंटिंग है, कॉस्ट काउंटिंग का एसिड से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कॉस्ट काउंटिंग में इन सब चीज़ों की एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं होती। सो इसकी कॉस्ट काउंटिंग में क्या एंट्री डलेगी, किसकी? सामान लेके आने की। अब वो कैश पे है, क्रेडिट पे है, कॉस्ट काउंटिंग वाले को डजंट मैटर। सो इसकी एंट्री उसमें डलेगी। वो क्या करते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब आप सोचोगे कि ये स्टोर लेजर और जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट कहाँ से आ गया। स्टोर लेजर और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, आपने पीछे अकाउंट्स पढ़े होंगे, उसमें हमने अकाउंट प्रिपेयर के बारे में बात की थी कि कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जिसमें हम अगर सामान परचेज करके आते हैं तो हमने उसके लिए किया था रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए स्टॉक कंट्रोल अकाउंट, स्टॉक कंट्रोल अकाउंट। बट उसको हम स्टोर करके कहाँ पे रखते हैं, स्टोर में ही तो है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं परचेज कर कर आ रहा हूँ, फोन परचेज करके आ रहा हूँ, कैलकुलेटर परचेज करके आ रहा हूँ, कुछ भी परचेज करके आ रहा हूँ। मेरी उन चीज़ों की मशीन है मेंटेन करने की, फ़ोन में फैक्ट्री है, फ़ोन
बनाने की, मेरी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, उसमें मेरे को कितने पार्ट्स चाहिए, कि मदरबोर्ड चाहिए, उसकी सेल्फ कैमरा चाहिए, उसका बैकअप कैमरा चाहिए, उसकी बॉडी चाहिए, उसकी टच चाहिए। सो इन चीज़ों के अकाउंट्स मेंटेन, अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। बैटरी का अलग होगा, कीबोर्ड का अलग होगा, मदरबोर्ड का अलग होगा, ठीक है, कैमराज के अलग अकाउंट्स होंगे। सो ये जो अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं, कॉस्ट काउंटिंग में क्या करते हैं, उन अलग अकाउंट का कॉमन अकाउंट बना लिया जाता है, दैट इज द कॉमन कंट्रोल अकाउंट बना लिया जाता है, जिट इज नोन एज अ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो दिस इज अ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो इसकी एंट्री क्या पड़ेगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझ के कर लोगे बढ़िया, समझ नहीं आ रही तो इसका एक ही तरीका कि आप इसको क्रैमिंग करके जाओ, रट्टा मार के जाओ, पेपर में लिख दो, और तो उसका क्या हो सकता है ना। सो दिस इज द नॉन इंटेग्रल सिस्टम में। और इंटेग्रल सिस्टम में इसकी क्या एंट्री डलेगी, इंटेग्रल सिस्टम में इसकी एंट्री डलेगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिट। कैसे, इन इंटेग्रल सिस्टम जहां जहां नॉमिनल अकाउंट यूज किया जाता है, ठीक है, वहाँ हम नॉमिनल अकाउंट ही यूज़ करेंगे। और जहाँ जहाँ कैश अपना रियल और पर्सनल अकाउंट यूज़ किया जाता है, वहाँ हम रियल और पर्सनल अकाउंट यूज़ करेंगे, ठीक है। इंटेग्रल सिस्टम में जो नॉमिनल अकाउंट है, क्या वो जो नॉमिनल अकाउंट का नेचर की चीज़ें हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में से उठा लो, और जो हमारी रियल अकाउंट की चीज़ें हैं, पर्सनल अकाउंट की चीज़ें हैं, वो हमारी फाइनेंशियल में से उठा लो। सो इसकी एंट्री क्या पड़ेगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिट। अगर नहीं समझ लगता, नहीं पल्ले पहली चीज़, तो सिंपल सा रट्टा मार लो, जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री डाली है उसका डेबिट ले लो, और जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंट में एंट्री डाली है उसका क्रेडिट ले लो, दोनों को कंबाइन करके एंट्री बन जाएगी। सारे इंटेग्रल सिस्टम में ये एंट्री डलेगी। अंडरस्टैंड। सेकंड ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ मटेरियल किया था, उसको रिटर्न कर दो, बिल्कुल अपोजिट एंट्री, बिल्कुल और बिल्कुल अपोजिट। परचेज टू कैश और क्रेडिटर्स हमने फाइनेंशियल अकाउंट में किया था, तो इधर क्या हो जाएगी, कैश और क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। फिर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में किया था, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, इधर बन जाएगी जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंड वाइस वर्सा, सभी एंट्रीज को ऐसे ही डाली जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक जॉब। अब स्पेसिफिक जॉब के लिए हम कैसे मटेरियल परचेज करके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जिसके स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए, जिसको जो हमें डेली यूज़ के लिए नहीं चाहिए होता, फिर स्पेसिफिक टाइम के लिए चाहिए होता है। तो इसके लिए हम पर्टिकुलर अकाउंट ओपन नहीं करते, उस पर्टिकुलर अकाउंट को ओपन करने की जगह उस मटेरियल का हम जिस जॉब में काम हो रहा है, जिस प्रोडक्शन में काम हो रहा है, उसी अकाउंट में उसकी एंट्री डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मोबाइल बनाने की इंडस्ट्री, किसी स्पेसिफिक कस्टमर ने मेरे से ईयरफोन की डिमांड की, मैंने ईयरफोन बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो मैं लेकर आया, और उसी ईयरफोन, जो कि मैं काम फ़ोन बनाने का, ईयरफोन बनाने का नहीं है, तो जो ईयरफोन बनाने के जितने भी मेरे मटेरियल लगा है वो मैंने उसी अकाउंट में डाल दिया। दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। सो परचेज ऑफ मटेरियल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, इसकी एंट्री क्या डलेगी, सेम एंट्री जैसे फाइनेंशियल में पड़ती है, परचेज टू क्रेडिटर से डलेगी। और कॉस्ट काउंटिंग में इसकी एंट्री डलेगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और इंटेग्रल सिस्टम में वही डेबिट का उसका उठा लो, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट का, और क्रेडिट का उठा लो, फाइनेंशियल अकाउंट का, कैश और क्रेडिटर्स। सो हेयर हमारी 3 ट्रांजेक्शन हो गई। क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, आपने क्या एंट्री डालोगे इसकी, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, इसकी एंट्री क्या डालोगे, क्रेडिटर्स टू कैश और बैंक इन फाइनेंशियल सिस्टम। कॉस्ट में इसकी कोई एंट्री नहीं डलेगी, क्यों नहीं डलेगी, देयर इज नो एनी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इसमें से कोई भी नहीं है। सो नो, हमारे जो खर्चे होते हैं हम कॉस्ट में सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं। इन कॉस्ट काउंटिंग ओनली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, सो दैट देयर इज नो एंट्री ऑफ द पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में इसकी एंट्री तो है नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या था, जो उसका क्रेडिट है वो क्रेडिट उठा लो, इंटेग्रल सिस्टम में डालने का डाल दो, कैश और बैंक, ठीक है। डेबिट क्या डालोगे, कॉस्ट की तो एंट्री डाली नहीं, तो सेम एंट्री उसकी उधर बढ़ जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कैश और बैंक। इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू द प्रोडक्शन। अब
प्रोडक्शन के लिए कोई डायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं हम या इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं हम, तो उनकी क्या एंट्री डाली जाएंगी। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल आया, अब उसका वर्क इन प्रोग्रेस बन गया, अब उसका फाइनल गुड्स बनानी है। कई बार क्या होता है कि एक प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस से थर्ड प्रोसेस में अकाउंट्स जाते हैं, प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो जब वर्क इन प्रोग्रेस का वो होता है, इन सब वर्क इन प्रोग्रेस की जो एंट्रीज होती हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, सो फाइनेंशियल अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद इसकी एंट्री बनाएगा कॉस्ट काउंटिंग में, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट आएगी। क्योंकि इसकी एंट्री फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं डाली गई, तो इसकी सेम एंट्री एज इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में ही आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू द प्रोडक्शन। अब पहले डायरेक्ट मटेरियल की बात थी, अब इनडायरेक्ट मटेरियल की है। सेम इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया इन फैक्टरी प्रोडक्शन के लिए, सेम इसकी फाइनेंशियल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं डाली जाएगी, पर हाँ इसकी कॉस्ट काउंटिंग में एंट्री डाली जाएगी, दैट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। और क्योंकि इसकी एंट्री फाइनेंशियल में नहीं डाली हुई, सो सेम एंट्री इंटीग्रल सिस्टम में आ जाएगी। नेक्स्ट ये हमारी 6 ट्रांजैक्शंस होगी। 7वीं 8वीं ट्रांजैक्शन इसकी रिटर्न की आप बना के लिख सकते हो कि अगर हम इस माल को रिटर्न कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल को रिटर्न कर रहे हैं, कोई सामान हमारे पास आया, हमने प्रोडक्ट बना लिया, वो बच गया, हमने आगे रिटर्न करना है, तो उनकी अपोजिट एंट्री बदल जाएगी, चाहे आप डायरेक्ट मटेरियल की डाल लो चाहे आप इनडायरेक्ट मटेरियल की डाल लो। ठीक है। उसके बाद अगर हम गुड्स को परचेज करके आ रहे हैं तो उनकी एंट्रीज क्या डाली जा सकती हैं, या सेल करके, परचेज की तुम्हारी स्टोरी होगी थी, अब हम सेल कर रहे हैं, सेल की एंट्री क्या डालेंगे, सेल की एंट्री फाइनेंशियल में क्या डालेंगे, सेल की एंट्री कैश टू सेल, टाइटल्स टू सेल, और कॉस्ट में इसकी एंट्री डाल ली जाती, सो सेम एंट्री इसकी इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सेल की, कॉस्ट ऑफ गुड सेल की एंट्री क्या होती थी, ट्रेडिंग कम डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारी किस में होती थी, फाइनेंशियल में, और उसमें इसकी कोई एंट्री नहीं होती। पर हाँ इसकी इंटीग्रल में एंट्री होगी, वो थोड़ी सी चेंज होगी, इसकी इंटीग्रल में एंट्री डालेगी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फाइनल गुड्स। थैंक यू सो मच।